हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अगेन सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडियानी यूट्यूब चैनल्स। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। तो जैसे कि बेटा हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था बोर मॉडल ऑफ एटम, उसको हमने कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर लिया था। अब उसके अंदर हमारे पास जो ड्रॉबैक्स हैं बोर मॉडल ऑफ एटम वो डिस्कस करेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे डी ब्रोगली इक्वेशंस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, जिसमें हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैटर के दोनों नेचर होते हैं, एक वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। ठीक है, जिसमें हम थॉमसन और डेविसन एक्सपेरिमेंट है उसमें हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आपके पास ये वेव और पार्टिकल नेचर का जो आपके पास ड्यूअल नेचर को एग्जिस्ट करते हैं। तो उसी चीज़ को देखते हुए सबसे पहले तो हमारे पास आता है इसी के अंदर एक बार यहाँ पे क्लियर आउट सही दिख रहा है, सही है। फर्स्ट आपके पास इसमें आता है ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। क्योंकि हमने देखा भाई बोर मॉडल ऑफ एटम सिर्फ ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल किसके लिए था, वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए और या हाइड्रोजन एटम के लिए था। ठीक है, जिससे हम क्या निकाल सकते थे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी निकाल सकते थे, वेलोसिटी भी, रेडियस भी को हम कैलकुलेट कर सकते थे। सिर्फ ओनली एंड ओनली किसके लिए, या तो हाइड्रोजन एटम के लिए या वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। तो इसी तरह से इसके फर्स्ट ये हमने ड्रॉबैक्स लिख रखे हैं कुछ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट ड्रॉबैक्स क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्र ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम और आयंस। तो वही तो बात थी कि बोर मॉडल सिर्फ ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल किसके लिए था, वन इलेक्ट्रॉन के लिए था। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन का के बारे में कुछ बता ही नहीं पाता वो, इसलिए ये क्या है इसकी फर्स्ट लिमिटेशन। मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, it is not in agreement with de Broglie equations and Heisenberg uncertainty principle। ये जो अभी हम आज डिस्कस करेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है, दे विल बी द वेवलेंथ एंड आपके पास मोमेंटम ऑफ मूविंग मेटल ऑब्जेक्ट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये जो एक रिलेशनशिप था जो ड्यूअल नेचर के बारे में बता रहा था आपके पास कि भैया आपका जो मैटर उसका ड्यूअल नेचर है, इसके बारे में मतलब जो इन्होंने बात बताई थी डी ब्रोगली ने, वो इसके एग्री मतलब इसको पता ही नहीं था बिल्कुल, किसको, बोर मॉडल ऑफ एटम। तो दैट विल बी द सेकंड लिमिटेशंस, डी ब्रोगली इक्वेशंस और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो एग्रीमेंट है, मतलब जिससे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था इसको। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्पेक्ट्र ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब उसने हाइड्रोजन की सिर्फ 5 लाइन बताई थी। 5 लाइंस कौन कौन सी, बाल्मर, पास्सन, ब्रैकेट, पी फंड आपके पास, ठीक है, और एक लाइमन सीरीज। ये सिर्फ 5 लाइन के बारे में डिस्कस किया था और उसका जो फाइन स्ट्रक्चर था, और भी लाइन ही हो सकती हैं बट उनके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्पेक्ट्र ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो ये हमने कुछ लिमिटेशन सीखी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है डी ब्रोगली इक्वेशंस। जब भी डी ब्रोगली इक्वेशन की बात आए तो वो इक्वेशन स्टेप्स होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एच अपॉन एम वी। अब ये कैसे ड्राइव होगी वो अभी हम आपको बताएंगे। क्योंकि ड्यूअल डी ब्रोगली इक्वेशंस जो है डी ब्रोगली ने दी थी, जिसमें हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का मतलब क्या है, अगर हम देखो मैटर के अंदर मतलब पार्टिकल हमारे माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं और मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो मतलब छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मैक्रो का मतलब बड़े पार्टिकल, जैसे मान लो ये चौक है बड़ा हो गया, या बॉल है, या चेयर है, या कोई स्टैंड हो गया, वो क्या है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो कहते हैं ऑल माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पोजेस ड्यूअल नेचर, मतलब दोनों नेचर एग्जिस्ट करता है, वेव और पार्टिकल नेचर, वेव और पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब कैसे एग्जिस्ट करता है वो भी बातें हम देखेंगे और ये भी जानेंगे आज वेवलेंथ ऑफ बॉल की। जैसे मान लो हम कंपैरिजन करेंगे इलेक्ट्रॉन और बॉल्स का, जो हमारी बॉल है उसका वेवलेंथ क्या आती है, क्या वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाई करती है कि नहीं करती है, क्या वो ज़्यादा स्मॉल होती है, क्योंकि ज़्यादा स्मॉल होती है तभी हमें जो बॉल है हमारे पास उसकी वेव को दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो ये भी हम इसी के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपके पास डी ब्रोगली इक्वेशन आए तो आपके माइंड में तो ये जो फॉर्मूला है ये माइंड में आना चाहिए आपके पास। पी का मतलब मोमेंटम है जो किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। और ये डी ब्रोगली यही कहता है कि जो वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर ऑफ मूविंग मैटर ऑब्जेक्ट
आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो ये कौन आ गया आपके पास, वेव नेचर। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर किसका, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का। तो दोनों क्या एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो ये आपके पास आता है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम डिस्कस करेंगे उसमें बताएंगे आपको, ठीक है। तो करते हैं, चलो ये कैसे आपके पास ड्राइव होता है ये। इसको जैसे आप ड्राइव करते हो तो उसके लिए आपको दो, जैसे मैंने पीछे बताया था, दो थ्योरी का यूज करेंगे हम आपके पास। एक तो आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन इक्वेशन क्या थी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। और एक आपके पास कौन सी है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वो क्या कहती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ई इज इक्वल टू एच न्यू। ये हमने सीखा था ना उसके अंदर, ठीक है। और न्यू किसके बराबर होता है, ये जो न्यू है वो बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा के, सी अपॉन लैम्डा के। तो पहले हमने दो इक्वेशन ली, एक आइंस्टीन इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। अब हम देखेंगे ये क्या है उसकी राइट हैंड साइड, ये क्या है उसकी लेफ्ट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हमने लिख दिया भाई एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ठीक है। न्यू का हमें पता है, न्यू किसके बराबर होता है, सी अपॉन लैम्डा। इसको पुट करो, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, एम सी स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर हमें तो क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए, मतलब वेवलेंथ चाहिए। तो जो लैम्डा है वो तो इधर चला जाएगा और एम सी स्क्वेयर इसके नीचे आ जाएगा। तो देखो क्या आ गया, एच सी अपॉन में, एच सी अपॉन में एम सी स्क्वेयर, एच सी अपॉन में एम सी स्क्वेयर। एक सी से एक सी कैंसिल आउट, तो ये क्या बच गया, एच अपॉन में एम सी, एच अपॉन में एम सी बच गया आपके पास, ठीक है। अब देखो एच अपॉन एम सी आ गया आपके पास, एच अपॉन एम सी आ गया आपके पास। अब देखो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, एच अपॉन एम सी। देखो सी क्या है आपके पास है, सी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सी की बात करें, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग मटेरियल ऑब्जेक्ट, मूविंग मटेरियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। C is the velocity of electromagnetic radiation and V is the velocity of moving मेटेरियल ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, C की जगह पे क्या लिख देंगे, V लिख देंगे, C की जगह पे क्या लिख देंगे, V। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, यही रिजल्ट तो हम लेके आना चाह रहे थे। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एच अपॉन एम वी, ठीक है। एम मास है, वी वेलोसिटी है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, लैम्डा इज रिप्रेजेंट वेवलेंथ, ओके। और जब ये डायरेक्ट रिजल्ट कैसे आता है कि ये दोनों एक दूसरे क्या है, वेव और पार्टिकल नेचर ऑफ मूविंग मटेरियल ऑब्जेक्ट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 10 की पावर -34 kg मीटर स्क्वायर s-1। इसमें लिख सकते हो आप, या 6.626 मल्टीप्लाई 34 जूल सेकंड, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप, ओके। और ये मैंने बताया भी था कैसे आती है यूनिट, पीछे हमने इसी क्वेश्चन सेट की थी, यहीं से तो निकाला था इसके अंदर, ये रहा, ओके। तो ये हमारे पास हो गया डी ब्रोगली इक्वेशंस। तो इसके अंदर ये ऐसे इसका डेरिवेशन करते हैं, दो इक्वेशन लोगे, एक आइंस्टीन इक्वेशन, एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, और इसको ड्राइव कर लोगे। अब हम जानते हैं कि क्या ये जो हमने डी ब्रोगली इक्वेशंस डिस्कस की है, और जो आपके पास क्या उसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो दे विल ओनली अप्लीकेबल ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जो छोटे पार्टिकल है उस पर अप्लीकेबल है। जो लार्ज पार्टिकल है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उनके लिए कोई एप्लीकेबल, मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब कैसे है वो सिग्निफिकेंस, वो हम जानते हैं। एक बात तो ये माइंड में डाल लो कि सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन ओनली एंड ओनली फॉर
माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, छोटे पार्टिकल के लिए, ठीक है। अब उस डेरिवेशन को भी हम जानते हैं, देखो कैसे करेंगे उसको। आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसका सिग्निफिकेंस डिस्कस करते हैं हम। तो इसमें हम देखेंगे, हमने वही बताया है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, जो छोटे पार्टिकल उनके लिए एप्लीकेबल है। अब हम उसको कैसे देखते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल करके देखता हूँ। मैं इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालता हूँ और एक बॉल की, ठीक है, एक गेंद हमारे पास उसकी। तो यहाँ पे हम देखते हैं एच का मान तो वही होगा 6.626 मल्टीप्लाइड 34 kg मीटर स्क्वायर एस इनवर्स अपॉन में एम। एम क्या है आपके पास, मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg v। अगर हमने उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को ले लिया 10⁵ मीटर एस इनवर्स, ठीक है। v का मान ये होगी, इसकी वेलोसिटी ये है मान लो, इलेक्ट्रॉन की मास ये हो गया, और h प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू ये होगी। अगर हम बाल के लिए बात करते हैं तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो तो सेम रहेगी अपॉन में। अब की बार मास हमने जैसे, क्योंकि ये केजी में था, मास मैंने केजी में लिया, 0.1 kg मास है मेरे पास जो हमारी बॉल है। वेलोसिटी इसकी भी वही है 10⁵ ms-1। जब हम दोनों की वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 7.27 10⁻⁹ ms-m, और इसकी वैल्यू आएगी 6.626 10⁻35, तो ये आपके पास है 38 मीटर, ठीक है भाई। 7 तो ये ऊपर जाएगा, ये पावर ऊपर जाएंगे आपके पास, ऐसे कर लो। अगर इसके नीचे करेंगे तो 1 0 इसके नाम की आएगी, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट किया तो वेवलेंथ की वैल्यू इसमें थी आई और ये इसमें आई। अब हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन के केस में जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाई करती है, जो हमने सीखा था। बट ये तो वैल्यू इतनी स्मॉल है जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में भी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था उसमें भी लाई नहीं करती। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो वेवलेंथ की वैल्यू फॉर बॉल के लिए आई है आपके पास वो वेरी स्मॉल है, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो हमने करवाया था आपको उसके अंदर मैच नहीं करती, मतलब ज़्यादा स्मॉल हो गई, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई 10⁻38 हो गया। इसको करेंगे तो ये 0 0 0 मतलब बहुत ही स्मॉल है। इसलिए हमें जो वेवलेंथ है आपके पास, तो वेव नेचर को हम देख नहीं पाते बॉल के, ठीक है। वेव नेचर हम क्या नहीं देख पाते, जो बॉल है हमारी उसका वेव नेचर देख नहीं पाते। इसीलिए आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, मैक्रोस्कोपिक और सेमी माइक्रो पार्टिकल, ठीक है। मतलब इस माइक्रोस्कोपिक से थोड़े बड़े पार्टिकल जो है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे मान लो सेमी मतलब बाल हो गया, गाड़ी की बात करेंगे तो ये आपके पास माइक्रोस्कोपिक में आ जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल किसके लिए है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया डी ब्रोगली इक्वेशन और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, बस मैंने एक आपके पास एक बोर मॉडल में हमने एक बात बताई थी आपको कि एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू h/2π, ये था ना। और मैंने बोला था ये हम बात एक्सप्लेन करेंगे, डी ब्रोगली इक्वेशन कराऊंगा तब मैं आपको, ठीक है। तो देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये देखो मेरे पास एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। मैंने इसके अंदर वेव को ऐसे दिखाया है, ऐसे मेरे पास कंटिन्यूस के फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे वेव इन फेज, वेव
इन फेज, और इसके अंदर ऐसे कर दिया मैंने, ऐसे काट दिया। ये आ गया आपके पास वेव आउट फेज, ये क्या आ गया, वेव आउट फेज आ गया। ठीक है, ये वेव इन फेज थी, वो वेव आउट फेज आपके पास। ठीक है, अब देखो मतलब इन फेज के अंदर क्या है, वेव एकदम कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर है। थोड़ा सा कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर है, और यहाँ पे ऐसे कट में दिखेगी आपको। ठीक है, अब कभी भी आपकी वेव ऐसे कंटिन्यूस फेज के अंदर हो तो वेव इन फेज बोलते हैं उसको, और ऐसा हो तो उसको आउट फेज बोलते हैं। तो अगर हम बात करें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो क्या हो गया आपके पास, परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर। तो किसके इक्वल होती है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, अगर आपकी वेव इन फेज के अंदर हो तो उस केस में हम केमिस्ट्री में करते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब ये n जो है वो इंटीजर आपका, यानी कि आपका इंटीजर है, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ मतलब ये वेवलेंथ है वो इंटीजर से मल्टीप्लाई है। तो हमने ये रिलेशन ध्यान रखना है, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये बात तो होगी, वेव इन फेज और आउट फेज दोनों बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पे ये देखो, अब मैं इस डेरिवेशन को करता हूँ। देखो लेमडा का हमें पता था, अभी सीखा है, क्या होता है, एच अपॉन एम वी, एच अपॉन एम वी होता है। कर दो इस वैल्यू पुट यहाँ पे, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एच अपॉन, एन वी तो लेंगे, एन एच अपॉन एम वी। अब मेरे को क्या चाहिए, यही तो चाहिए था ना, एम वी आर, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो ले जाओ इसका एम वी को इधर ले जाओ, और 2 पाई को ले आओ इधर, तो क्या आ जाएगा, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यही तो था कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। तो एच अपॉन 2 पाई आ गया मेरे पास, जो मेरे को निकालना था यहाँ पे एन, ये जो मेरे को फाइंड आउट करना था एन एच अपॉन 2 पाई, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो ये पोस्टुलेट जो बोर मॉडल में बताया गया था उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया किससे, डी ब्रोगली इक्वेशन से, क्योंकि हमें पहले ही पता नहीं था ना कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है। तो ये अभी हमने आज सोल्व किया है, पता लग गया, तो उससे सोल्व आउट हो गया। ओके, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कहता है, अगर हम बात करें, देखो दोनों ये जैसे मैंने बताया था डी ब्रोगली के लिए आपके माइंड के अंदर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी आना चाहिए, तो इसी तरह हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मतलब ये मैथमेटिकल टर्म आपके माइंड में आनी चाहिए। डेल्टा एक्स पोजीशन है, ये आपका मोमेंटम है, एच प्लांक कांस्टेंट है, पाई भी आपके पास कांस्टेंट है, ये 4। मतलब हमेशा पोजीशन और मोमेंटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, इस मैथमेटिकल टर्म में आना चाहिए आपके पास। ये मैथमेटिकल टर्म एक्सप्लेन करती है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल कहता क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, मतलब कभी ये बिल्कुल ना के बराबर है ये बात कि हम एक साथ पोजीशन और मोमेंटम स्मॉल पार्टिकल की, छोटे पार्टिकल की, सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा है, स्मॉल पार्टिकल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कि अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ एक्यूरेट नहीं बता सकते हम। अगर पोजीशन बता देंगे तो मोमेंटम नहीं बता सकते, मोमेंटम बता सकते हैं तो पोजीशन को एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ठीक है, और उस मैथमेटिकल टर्म ये कहती है डेल्टा एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास, डेल्टा एक्स है आपके पास, ये क्या है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन या अनसर्टेनिटी पोजीशन। ये अनसर्टेनिटी क्या होगा आपका, मोमेंटम हो गया। ठीक है, ये क्या है, अनसर्टेनिटी पोजीशन, और ये क्या हो गया, अनसर्टेनिटी मोमेंटम। ठीक है, एच आपका कौन है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एच कौन आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई आपके पास वैल्यू पता ही होता है 3.14 या 22 अपॉन में 7 आपके पास।
ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर इसका सिग्निफिकेंस देखें तो द प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ना मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये। कौन आपका हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसका मतलब हमारे पास दोनों बातें आ गई, जब डी ब्रोगली हो चाहे हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो, दोनों के दोनों एप्लीकेबल किस पे नहीं है, आपके पास मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल या सेमी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे नहीं एप्लीकेबल, सिर्फ और सिर्फ किस पे है, माइक्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे। क्यों नहीं है, क्योंकि जो भाई क्यों नहीं है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे, क्यों नहीं है, बिकॉज द फोटोन ऑफ लाइट एनेबल टू चेंज द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास फोटोन की जो लाइट है, आपके पास फोटोन ने बताया था एक स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, तो वो जो फोटोन की लाइट है वो हमारे बड़े जो ऑब्जेक्ट है उनकी क्या नहीं चेंज कर पाता ना, अनेबल मतलब असक्षम रहता है क्या, उनकी पोजीशन और वेलोसिटी को चेंज करने में, ठीक है। जब चेंज ही नहीं कर सकता तो हम उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, ओके। दूसरा फिर भाई इसका फायदा क्या हुआ, इस प्रिंसिपल से एक फायदा क्या है, हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक बार थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो, 1 मिनट रुके, हाँ, ये बता रहा है कि दिस प्रिंसिपल इज नॉट एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन एटॉमिक न्यूक्लियस, कि भी आपके ये पीछे बातें भी हो रही है, मतलब हमारे पास कि भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, तो ये यहाँ पे एक एग्जैक्ट इसका आइडिया बताया था इसने कि कैसे क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। कि जैसे मान लो आपका ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट है, स्टेशनरी स्टेट की ऑर्बिट है, उसके अंदर रिवॉल्व करता है, इस न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, ये भी इसी प्रिंसिपल ने एक्सप्लेन करके बताया था, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन किया था वो अभी हम बताएंगे आपको, बट ये ध्यान रखना, द प्रिंसिपल आल्सो एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन एटॉमिक न्यूक्लियस। क्यों, क्योंकि जो इससे अनसर्टेनिटी वेलोसिटी हमारे पास आएगी, वो जो अनसर्टेनिटी वेलोसिटी आती है वो 20 टाइम ग्रेटर देन होती है किससे, वेलोसिटी ऑफ लाइट से। अब वो कैसे ग्रेटर देन होती है, वो वैल्यू को अभी हम इसमें फाइंड आउट करके बताएंगे आपको। अनसर्टेनिटी वेलोसिटी देखो भाई, फॉर्मूला हमारे पास ये था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये था ना हमारे पास मैथमेटिकल टर्म। अब मैंने क्या किया, इस डेल्टा पी की जगह ऐसे लिख दिया भाई, डेल्टा एक्स इंटू में एम डेल्टा वी और एच अपॉन में 4 पाई। हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्योंकि मेरे पास बात किसकी थी, वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी निकालना है, एच अपॉन 4 पाई इंटू में डेल्टा एक्स इंटू में एम, ठीक है। वैल्यू पुट करो, देखो 6.6 10 की पावर 26 -34 kg एम स्क्वायर एस -1 अपॉन में 4 इंटू में पाई का मान 3.14 डेल्टा एक्स। अब ये अनसर्टेनिटी पोजीशन है, तो हम अगर बात करते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये आपका इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन किसका पार्ट है, आपके न्यूक्लियस का पार्ट है, तो इसके डायमीटर से ज्यादा तो हो नहीं सकती अनसर्टेनिटी पोजीशन, तो उसको हमने क्या माना, तो डेल्टा एक्स का मान हमने मान लिया 10 की पावर -15 एम, 10 की पावर -15 एम, ये होगा हमारे पास, ठीक है। अनसर्टेनिटी पोजीशन जो है वो डेल्टा एक्स का मान कितना लीजिए, 10 की पावर -15 एम में हमने लिया, ओके। अच्छा, उसके बाद आपके पास एम का मतलब क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना, वही 9.1 10 की पावर -31 kg। जब इस टर्म को हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 5.79 10 की पावर 10 ms-1, मतलब डेल्टा जो v का मान जो हमारे पास आया, जो वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी का मान आया, वो कितना है 5.79 10 की पावर 10 मीटर s इनवर्स। और वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है, 3.8 मीटर s-1। भाई लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट की ये है, ये वैल्यू तो इससे बहुत ज्यादा है, ये वैल्यू जो है ये -10 थोड़ी है, तो +10 ही है ना, इसका मतलब 10 की पावर 10 ये वाली 0 इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो वैल्यु बहुत ज्यादा बड़ी होगी। इसीलिए इसमें बोला गया था कि जो आपके पास इसमें अनसर्टेनिटी वेलोसिटी आती है वो तो 20 गुना ग्रेटर होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट से, जो क्या है इम्पॉसिबल है। जब हम बोले लाइट को ही नहीं देख पाते तो इसको तो कहाँ देख पाएंगे, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन तो
न्यूक्लियस के अंदर कहाँ एग्जिस्ट करेगा, वो तो बाहर रहता है। इतनी तेज स्पीड कैसे पता लगा, लाइट इतनी तेज चलती है तो ये तो पता ही नहीं लगेगा, ये तो वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज आ गई इसके अंदर। इसलिए हम बोलते हैं कि इस प्रिंसिपल ने एक्सप्लेन कर दिया किसको, इलेक्ट्रॉन कैसे न्यूक्लियस में एडजस्ट नहीं करता है, और उस बात को हमने ऐसे एक्सप्लेन किया है इस मैथमेटिकल टर्म से। एच का वैल्यू पुट कर दी, पाई का मान, अनसर्टेनिटी पोजीशन, ये आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू हमने फाइंड आउट करके देखी, तो वो वैल्यू ये आई आपके पास। ओके, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, क्लियर आउट हो गई होंगी। एक बार हम चेक कर लेते हैं कितना कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे ध्यान दें, अब तक हमने जो क्लियर आउट जो किया है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रोगली इक्वेशन, ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। अब हम एक छोटा टॉपिक पढ़ते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। शेप जैसे एस की, पी की, डी की, एफ की नहीं, यहाँ पे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है वो नहीं सीखते हम, सिर्फ किसकी पढ़ेंगे, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। वैसे आपके पास एस टी डी एफ, एस टी डी एफ, ठीक है। इसका मतलब होता है शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। एस का मतलब शार्प, पी का मतलब प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफ्यूज, एफ का मतलब फंडामेंटल। इसकी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसलिए ये आप मास्टर डिग्री के अंदर जाओगे जब वहाँ सीखेंगे आप इनकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो या बैचलर डिग्री करते हो तो वहाँ तक ये 3 स्ट्रक्चर सीखते हो। सबसे पहले हम एस ऑर्बिटल की बात करते हैं। तो एस ऑर्बिटल कैसे होती है, स्फेरिकल, इसकी स्फेरिकल शेप होती है, मतलब इस टाइप से, बिल्कुल ऐसे गोल गोल, ठीक है, बिल्कुल ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखा दोगे आप इसकी। पी जो ऑर्बिटल है उसके अंदर 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसकी होती है डंबल शेप, ठीक है। ये मान लो मेरे पास एक्स एक्सिस होगी, ये मेरे पास जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस होगी, तो ये बन गया आपके पास पी एक्स की। उसके बाद ये मान लो वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये जेड होगी, तो ये बन गया आपके पास पी जेड की। ये आपने रुको इसमें वाई लेना था ना, डंबल टाइप ऐसे बनाना है, डंबल करते हैं जिम के अंदर, वैसे डंबल है ये वाई हो गया, ये जेड एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस होगी, ये बन गया आपके पास पी वाई की। किसकी बन गई, पी वाई। तो पी के अंदर 3 बनती है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और मैंने जो भी आपके पास स्ट्रक्चर बनाई है, जैसे एक्स पी एक्स बनाई है, तो वो लोब है एक्स एक्सिस का लोब ही लिया है। अगर मैंने पी जेड बनाई है तो जो लोब है मैंने जेड एक्सिस का लोब ही ली है। अगर मैंने पी वाई बनाई है तो जहां मेरी वाई एक्सिस थी वहीं मैंने लोब ली है, ठीक है। तो ये तो बन गया आपके पास किसकी, पी ऑर्बिटल की शेप। तो तीनों पी की बन गया आपके पास। ये आपके पास स्फेरिकल शेप किसकी बन गई आपकी, स्फेरिकल शेप किसकी बन गई आपकी, एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये हमने इसमें अगर एक्सिस आप दिखाना चाहते हो आपकी मर्जी है, वो ये आप दिखा सकते हो। देखो ऐसे मैंने 3 एक्सिस कर दी ऐसे, ठीक है। मान लो ये जेड एक्सिस हो जाएगी आपकी, ये वाई एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस होगी। भाई इस लाइन के अकॉर्डिंग नीचे ये लाइन आ गई, ये एक्स की होगी, ये वाई की होगी। तो ये स्फेरिकल शेप किसकी होगी, एस की। ये तीनों पी की आ गया आपके पास, ओके। तो टी की, एस की हमने सीख चुके हैं। अब हम सीखते हैं डी की। डी के अंदर 5 होती हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र। बनाना बिल्कुल इसमें डबल डंबल होता है,
पहले मैं 3 बनाता हूँ। वैसे ऐसे 3 प्लस के निशान बना सकते हो आप, जैसे डॉक्टर के प्लस का निशान होता है। जो भी बनाने हैं आपको, जैसे मान लो एक्स वाई बनानी है तो ये एक्स और वाई लिख लो, वाई जेड बनानी है तो वाई और जेड लिख लो, जेड एक्स बनाना है तो जेड और एक्स लिख लो। एक्सिस आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जैसे ये एक्स होगी, मान लो ये जेड हो गया आपके पास, ठीक है। इन तीनों में क्या है, जहां एक्सिस है, मान लो ये एक्सिस थी, ये एक्सिस थी, इनके बीच में आनी चाहिए लोब ऐसे, ठीक है। लोब कहाँ है, डबल डंबल इसलिए बोला ना कि इसमें 2 डंबल आ रहे हैं, तो इसमें इन तीनों के अंदर क्या है, लोब्स आर इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच के अंदर है, ये एक्सिस है और इनके बीच में लोब आती है तीनों के अंदर, डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास ये होगी है, और ये बता देंगे जहां एक्सिस, देखो उसमें क्या था, जहां एक्सिस थे वही लोब थे ना, पी एक्स में, पी वाई में, पी जेड में, बट इसमें क्या है, जहां एक्सिस है वहां लोब नहीं है, बीच में है लोब, और इसमें ऐसे 2 लोब हैं, या इसको क्लोवर लीफ भी बोलते हैं। ये आपके पास होगी डी एक्स डी वाई डी जेड। अब एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसके लिए भी पहले ऐसे प्लस का निशान करेंगे, जहां लाइन खींची है उसी के ऊपर लोब बना देंगे ऐसे, ये एक्स लिख दिया, ये वाई लिख दिया, ये बन गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब जहां एक्सिस है वहीं आपकी लोब अगर आती है तो वो बन जाएगी ये वाली, और एक आपके पास ये बच गई, ये जेड एक्सिस, ये बन गया आपके पास डी जेड स्क्वायर, इसके बन गया डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने आप सीख ली है शेप ऑफ एस पी डी की, एस पी डी की, ठीक है। और ध्यान रखेंगे एस के अंदर सिर्फ 1 थी, पी के अंदर 3 और डी के अंदर 5, और एफ के अंदर कितनी होती हैं, एफ के अंदर 7 होती है, ठीक है। तो आज यहाँ तक करेंगे कंप्लीट, तो इसको कॉपी में एज इट इज करेंगे, वर्कशीट मिलती है उसको किया करो अपना। थैंक यू।